स्वागत है स्टूडेंट आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं 11th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट के प्रश्न बैंक के बारे में, जो कि 2021-22 में अपलोड हुआ है। हमने इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं और टॉपिक को नोट कर याद कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 3 तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों में आवर्तीता। इससे टोटल 5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से 3 जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने वाले हैं और 1 प्रश्न आने वाला है 2 नंबर का। तो यहाँ पर नंबर वाले टोटल 14 प्रश्न हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 होगा, जिसमें हम स्टार्टिंग के 7 क्वेश्चन देखेंगे और बाकी के 7 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है हमारा आवर्त और वर्ग के पदों में यह बताइए कि Z बराबर 14 यानी कि परमाणु क्रमांक दिया है, 14 परमाणु क्रमांक का तत्व कहाँ स्थित होगा। फिर इसके आगे पूछ रहा है उस तत्व का परमाणु क्रमांक लिखिए जो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में स्थित है। तो वर्ग क्रमांक 14 जो है, अगर उसका हम परमाणु क्रमांक 14 है, इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम करें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो हम क्या देखते हैं, लास्ट वाला जो विभेदीय इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षक में जा रहा है, p कक्षक में जा रहा है, यानी कि ये जो तत्व होगा p ब्लॉक एलिमेंट होगा। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर n बराबर क्या है 3, तो यानी कि ये तत्व होगा तीसरे आवर्त में। और इसका वर्ग क्रमांक क्या होगा, वर्ग क्रमांक p ब्लॉक एलिमेंट के लिए क्या होता है 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, यहाँ पर 4 है, 2 और ये 2 4, यानी कि टोटल कितना हुआ 14। तो ये आवर्त 3 में और वर्ग 14 में स्थित होगा। उसके बाद आगे क्या पूछ रहा है, परमाणु क्रमांक उस तत्व का लिखना है जो तीसरे आवर्त और 17वें वर्ग में होता है। तो होता है NS2NP5, मतलब हेलोजेंस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP5 होता है, ये हम जानते हैं। और तीसरा आवर्त है तो N की जगह पर क्या हो जाएगा 3s2 3p5, मतलब आपको 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं, 3p में 5 इलेक्ट्रॉन भेजने हैं। और इसके पहले आप किस में भेज चुके होंगे 2p6 2s1 और 1s2 में भेज चुके होंगे, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा 17वें वर्ग के तत्व का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो इस तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होगा 17 होगा। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं क्यों। तो एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि इनके संयोजकता कोश यानी अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है किसी आवर्त तथा वर्ग में परमाणु त्रिज्या किस प्रकार परिवर्तित होती है, ये आपको बताना है। तो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परमाणु त्रिज्या क्या है। तो मान लीजिए परमाणु का नाभिक है और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाएं हैं। तो परमाणु के नाभिक से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कोश की जो ये दूरी है ये कहलाती है परमाणु त्रिज्या। अब हम देखते हैं आवर्त में प्रभाव। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। क्यों घटती जाती है, क्योंकि परमाणु में जो नाभिक का आवेश है वो बढ़ता जाता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ रही है। ये था हमारा उत्तर। तो अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। धन आयन अपने जनक परमाणु से छोटे होते हैं, जबकि ऋण आयन उनके जनक परमाणुओं की त्रिज्या से उनकी त्रिज्या अधिक क्यों होती है। मतलब धन आयन जो मूल परमाणु होता है उससे छोटा होता है, जबकि ऋण आयन जो होता है वो मूल परमाणु से बड़ा होता है। क्यों, तो धनायन कैसे बनता है, धनायन बनाने के लिए कोई भी परमाणु से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, जिससे क्या होता है
प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है, जिससे संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से अधिक आकर्षण महसूस करने लगते हैं और धनायन का आकार जनक परमाणु से छोटा हो जाता है। किंतु जो ऋणायन कैसे बनता है, ऋणायन में कोई अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन कोई परमाणु ग्रहण कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो नाभिकीय आवेश में कमी आ जाएगी, आकर्षण कम हो जाएगा और ऋणायन का आकार बड़ा हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित करने में विलगित गैस परमाणु तथा आद्य अवस्था के पदों की सार्थकता समझाना है। तो इसका आंसर देखते हैं। किसी परमाणु के नाभिक द्वारा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल काफी मात्रा में अणु में उपस्थित अन्य परमाणु और पड़ोसी परमाणुओं की उपस्थिति पर निर्भर करता है। चूंकि इस बल का परिमाण आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मानों को निर्धारित करता है, अतः इसे विलगित परमाणुओं के लिए परिभाषित करना आवश्यक है। एक अकेले परमाणु को विलगित करना संभव नहीं है, चूंकि गैसीय अवस्था में परमाणु काफी दूर दूर होते हैं। इसलिए आयनन एंथैल्पी तथा इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी गैसीय परमाणुओं के लिए परिभाषित की जाती है तथा यह माना जाता है कि वे विलगित हैं। इसके अलावा आद्य अवस्था यानी कि ग्राउंड स्टेट जो होती है वो निम्नतम ऊर्जा अवस्था होती है और सबसे स्थायी अवस्था होती है। यदि कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में होगा तो इसकी आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अलग अलग होगा। इसलिए आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को परिभाषित करते समय एक परमाणु को ग्राउंड स्टेट में होना आवश्यक होता है। अब बढ़ते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम होती है, किंतु द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। मतलब सोडियम का पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैग्नीशियम से कम ऊर्जा लगती है, जबकि सोडियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैग्नीशियम से अधिक ऊर्जा निकलती है। ऐसा क्यों? तो सोडियम और मैग्नीशियम का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो सोडियम में होता है 3s1 और मैग्नीशियम में होता है 3s2। अब सोडियम में जो नाभिकीय आवेश है वो धन 11 है और मैग्नीशियम में कितना है, धन 12। तो धन 12 जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करेंगे एज कंपेयर टू धन 11। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा ये कम नाभिकीय आवेश महसूस करने के कारण आसानी से बाहर निकल जाएगा, जबकि मैग्नीशियम में अधिक प्रोटॉन है, आकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए 3s2 का एक इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। अब हम बना लेते हैं सोडियम धन आयन और मैग्नीशियम धन आयन। दोनों का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सोडियम धन आयन में 2s2 2p6 होते हैं, जबकि मैग्नीशियम में 3s1 होता है। यहाँ पर सोडियम में देखिए पूर्ण पूरित कक्षक है। पूर्ण पूरित कक्षक से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए सोडियम से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मैग्नीशियम की तुलना में कठिन हो जाता है और सोडियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक होती है। अब हम इस वीडियो में जो लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं वो है, आप क्या सोचते हैं कि द्वितीय लब्धि एंथैल्पी प्रथम लब्धि एंथैल्पी के समान या धनात्मक या अधिक ऋणात्मक या कम ऋणात्मक होगी? तो उत्तर देखने के लिए हम ऑक्सीजन परमाणु का उदाहरण ले रहे हैं। ऑक्सीजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर वो O- आयन बनता है, जैसे कि आप यहाँ समीकरण में देख पा रहे हैं, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है, मतलब ऊर्जा बाहर निकल रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पहला समीकरण जो लिखा है इसमें, अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कम हो रही है। किंतु जब O- आयन जो बन गया है, O- आयन जो बन गया है सेकेंड समीकरण में देखिए, इस समीकरण में आप देख पा रहे हैं O- आयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है तो O2- आयन बन रहा है। तो आने वाला इलेक्ट्रॉन ये जो इलेक्ट्रॉन है O- से प्रतिकर्षण महसूस करेगा, क्योंकि क्या है, सेम चार्जेस है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी। मतलब दोनों को जोड़ने के लिए ऊर्जा का अवशोषण हो जाएगा, निकलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर द्वितीय लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाएगी, धनात्मक होगी। तो ये था आज का वीडियो। आगे आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
चैप्टर 3 के बाकी बचे ये क्वेश्चनों के आंसर मैं आगे आने वाली वीडियो में दूंगी। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।